गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी ये ज्योग्राफी लेसन की जो पोयम है उसका लास्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, पिछली बार जो हमने दो स्टैंजा पढ़े थे ज्योग्राफी लेसन के, तो यहाँ पर पिछली बार हमने ये भी जाना था कि पोएट का नाम क्या है। तो आज इसके अंदर यही क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द मैन हुज पर्सपेक्टिव वी रेड इन द लास्ट वर्कशीट स्टेंजाज। पिछली बार हमने किसका पर्सपेक्टिव, किसके नजरिए से ज्योग्राफी लेसन को देखा था। तो क्या वो टी.एस. एलियट थे, क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, क्या वो जुल्फिकार घोष थे, या टेड ह्यूजेस थे। तो अब इसके अंदर जो सही आंसर है वो है आपका जुल्फिकार घोष, सी। हमने जुल्फिकार घोष जो कि पोएट हैं ज्योग्राफी लेसन के इंग्लिश के अंदर, तो उनका पर्सपेक्टिव, उनके नजरिए से देखा था कि इतनी ऊंचाई पर जाकर उनका क्या नजरिया था, क्या पर्सपेक्टिव था। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम एंड सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी विल गो मच हायर। अब यहाँ पर कहते हैं कि अब वो और भी ऊंचाई पर जाते हैं, तो अब उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है और क्या होता है, वो उसके बारे में यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में बताते हैं। नाउ वी विल रीड द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। When the jet rose 6 miles high, जब जेट पहले तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, फिर उससे भी 6 माइल्स ऊपर गया, तो when the jet rose 6 mile high, it was clear the earth was round. ये क्लियर हो गया 6,000 मील की ऊंचाई पर, यह क्लियर हो गया कि अर्थ जो है वो राउंड है, गोल है, हमारी पृथ्वी गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इस अर्थ में ज्यादा पानी है बजाय जगह होने के, बजाय जमीन होने के। दैट इट हैड मोर सी, कि इस अर्थ में, इस धरती पर पानी ज्यादा है बजाय जमीन के। ठीक है, ये थर्ड लाइन का ये है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक बात जो है वो पोएट के समझ में नहीं आती, यानी कि जुल्फिकार घोष के समझ में नहीं आती। वो क्या है? दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर। जो इंसान है, जो धरती पर रहता है, वो क्यों ऐसी चीजें ढूंढ लेता है एक दूसरे को नफरत करने के लिए, ऐसी बातें क्यों ढूंढ लेता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, वो बॉर्डर क्यों बनाता है सिटीज के, मतलब जो देशों के जो बॉर्डर होते हैं, या देशों की जो वॉल होती है, वॉल का मतलब यहाँ पे बॉर्डर सही है, तो जो देशों के जो बॉर्डर होते हैं वो क्यों बनाता है। एंड टू किल फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं ये उसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जब पूरी पृथ्वी ही गोल है और उसके ऊपर कोई बाउंड्री भगवान ने तो नहीं बनाई, ना ही पृथ्वी में प्रकृति ने बनाई किसी तरीके की बाउंड्री, तो इंसान क्यों ऐसी लाइनें उकेरता है, देश बनाता है और एक दूसरे को मारता है, क्यों एक दूसरे से हम लोग नफरत करते हैं। ये बात जो है ये जुल्फिकार घोष को समझ नहीं आई कि जब पृथ्वी गोल है और इसमें कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं है, कोई बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ था, भगवान ने तो सबको सेम धरती दी है, तो ये लाइनें हमने क्यों उकेरी, ये जो इंसान है वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं, और इंसान जो है वो क्यों एक दूसरे से नफरत करता है। ये बात जुल्फिकार घोष को समझ नहीं आई। ठीक है, 6 माइल्स की ऊंचाई से। तो ये पूरा जो स्टेंजा है इसका ये अर्थ बनता है, और इस पूरी पोयम का यही सेंट्रल पॉइंट है कि इंसान ऐसा क्यों है, क्यों वो नफरत करता है। ठीक है, तो ये आज का जो आपका स्टैंजा है ये कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी लेसन की जो पोयम है ये आज कंप्लीट हो गई बेटा। ठीक है, पिछली बार मैंने 2 स्टैंजा पढ़ाए थे और ये लास्ट स्टैंजा था। तो अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसमें सही वाले पे टिक करना है आपको। ठीक है, तो आप पूरे चारों ऑप्शन लिखोगे और उसके अंदर से फिर जो सही वाला होगा उसको टिक करोगे, इस तरीके से करना है आपको। तो यहां पर देखो, व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेन्ड, यहां पर देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको कि जेट ने कितनी हाइट पे वो चला गया था। तो यहाँ पर देखो कितनी हाइट पे लिखा हुआ है 6 माइल्स, 6 माइल्स हाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 माइल्स कहाँ लिखा हुआ है, ये बी वाले में, ठीक है। तो आप बी वाले पे टिक करोगे, 6 माइल्स हाई, 6 माइल्स हाई, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट लर्न अबाउट द अर्थ? पृथ्वी के बारे में पोएट ने क्या सीखा? तो यहाँ पर दैट द अर्थ वाज राउंड, क्या सीखा? द अर्थ वाज राउंड, ए ऑप्शन आ जाएगा, दैट द अर्थ वाज राउंड, की पृथ्वी गोल है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट इज, यहाँ पे मैं फिर से लगा रही हूँ बेटा एक बारी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, ये अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? जो पृथ्वी गोल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी और कैरेक्टर की भी बात की गई है कि वो उसकी समझ में नहीं आया, और जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी को एक तरीके से किस चीज से खतरा है? तो किस चीज से खतरा है? इंसान की सोच से। तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा मैन, ठीक है। एनिमल ने तो बॉर्डर बनाए नहीं, किसी जानवर ने बॉर्डर बनाया है, या किसी जमीन ने बॉर्डर बनाया है, या पानी ने बॉर्डर बनाया है? नहीं, किसने बनाया बॉर्डर? मैन ने, इंसान ने। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ रिदमिक वर्ड्स फ्रॉम द अबव मेंशन स्टैंजा। अब ये जो ऊपर स्टैंजा दे रखा है, इसमें से हमें रिदमिक वर्ड्स छांटने हैं। अब रिदमिक वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? देखो, जैसे ये हाई है, ये ना हाई, और ऐसे हो गया वाई। तो ये जो ऐसे बोलने में जो सेम वर्ड्स आते हैं ना, इनको फोनिक सेंटेंस बोलते हैं, फोनिक वर्ड्स बोलते हैं। तो ये बोलने में एकदम सेम टू सेम आते हैं, ठीक है। तो गाने भी इसी तरीके से बनते हैं, और जो सॉन्ग्स वगैरह और जो पोएम्स वगैरह होती हैं वो भी इसी से बनती हैं, ठीक है। ऐसे ही राउंड हो गया, यहाँ पे राउंड फाउंड, ठीक है, बोलने में एकदम सेम टू सेम आ रहे हैं ना, राउंड फाउंड। ऐसे ही लैंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैं लिखकर दिखा देती हूँ आपको। हाँ, तो ये वर्ड्स उसमें से स्टैंजा में से उठाए हैं मैंने, जैसे लैंड, अंडरस्टैंड, हाई, वाई, राउंड, फाउंड। तो ये रिदमिक वर्ड्स हो गए। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 में करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, इसको कर लेना। लैंड, अंडरस्टैंड, हाई, वाई, राउंड, फाउंड। राउंड का मतलब होता है गोल, फाउंड का मतलब हो गया मिल गया, ठीक है। और हाई का मतलब होता है ऊंचाई, वाई का मतलब होता है क्यों, लैंड का मतलब होता है जमीन, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। लेकिन बोलने में ये सब रिदमिक वर्ड के रूप में यूज होते हैं, मतलब कि जिनकी लयबद्ध तरीके से जो बोले जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो इसलिए ये रिदमिक वर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बता रही हूं। यहां पर देखो, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पोएट। कि ऐसी स्टेटमेंट बताओ जो कि पोएट को क्लियर हो गई और अनक्लियर रह गई। अब यहां पर देखो ऊपर स्टैंजा में, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट है कि क्या क्लियर हो गया था पोएट को? ये चीज क्लियर हो गई थी, ये क्लियर हो गया था कि अर्थ वाज राउंड, कि अर्थ जो है वो राउंड है। लेकिन उसे ये क्लियर नहीं हुआ, ये देखो लास्ट में, दैट वाज नॉट क्लियर, कि इंसान ही इंसान को क्यों मारता है, क्यों नफरत करता है, और क्यों बॉर्डर बनाता है। तो इसका आंसर मैंने अलग से लिखा हुआ है, वो आप उतारना। तो ये है वो आंसर, इट वॉज क्लियर दैट अर्थ इज राउंड। ये जो है, ये चीज जो थी वो पोएट को क्लियर थी, बट इट वॉज नॉट क्लियर टू द पोएट दैट वाई मैन हेट एंड किल ईच अदर टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस दिस सिटी। कि इंसान इंसान से क्यों नफरत करता है, क्यों एक दूसरे को मारता है, सिर्फ सिटीज के बॉर्डर बनाने के लिए, ये उसे पोएट को समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये पूरा आंसर आप लिखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर है। तो आज की इंग्लिश वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई बच्चों, ठीक है बच्चों। ये तो आज हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, तो कुछ कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ अभिक्रिया करती ही नहीं है,
ठीक है, अब हम धातुओं के अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे। तो अब इसके लिए एक प्रयोग करना होगा आपको, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हाँ, ये 100 ml के 5 बीकर लेने होंगे। बीकर ये बोलते हैं, ये जो जार होते हैं ना, ये शीशे के बने हुए होते हैं, इनके अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। प्लास्टिक का और मेटल का इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तो बेटा फिर वो प्लास्टिक का तो गल जाएगा, ठीक है, और जो मेटल का होगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए दोनों के ही नहीं करते, इसलिए हम शीशे का यूज करते हैं प्रयोगशाला के अंदर, लैब के अंदर, ठीक है। तो 100 ml के बीकर 5 बीकर लेंगे, उन पर ABCDE लिख देंगे। फिर उसके बाद प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लेंगे। अब हर एक में हम 50 ml जो है वो पानी से इसको भर देंगे बीकर को। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोलेंगे। तो अब इसके अंदर क्या क्या डालेंगे, एक में हम डालेंगे कॉपर सल्फेट, एक में डालेंगे हम कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा, ठीक है, एक में डालेंगे कॉपर सल्फेट और लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील। फिर सी वाले में डालेंगे जिंक सल्फेट और तांबे का छीलन, और फिर डालेंगे आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन। फिर उसके बाद डालेंगे जिंक सल्फेट और लोहे की कील। तो ये सारे जो हैं अलग अलग बीकर में डाल के हम रख देंगे। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रख दीजिए और अपने प्रेक्षण को लिखिए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि पहले तो इस तरीके का कलर था, लेकिन बाद में इन दोनों का कलर चेंज हो गया, बाकी सारे के सारे बीकर सेम टू सेम रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नीचे पढ़ेंगे कि आखिर क्या रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर देखो प्रेक्षण आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि जो कॉपर, ये जो बीकर ए है यानी कि ये वाला बीकर जो है, इसमें जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। विस्थापित मतलब अलग हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो गया, ठीक है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ देखो, ये जो है ना, ये कॉपर सल्फेट का जो ये अलग से जो नीचे आ रहा है ना ब्लैक ब्लैक कलर का, ये कॉपर सल्फेट नीचे बैठ गया है अलग से, और जो ऊपर ऊपर है वो क्या रह जाता है, बीकर के पेंदे पे कॉपर जो है वो भूरा पाउडर का पाउडर के रूप में जमा हो जाता है। और विलियन, हाँ, मतलब कॉपर इसमें अलग हो गया है पूरी तरीके से। तो इसका जो रिएक्शन है ना वो आप इस तरीके से लिखोगे, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, यानी कि ये जो जिंक है ना ये सल्फेट से मिक्स हो गया है, लेकिन कॉपर अलग हो गया। कॉपर जो है वो नीचे एकदम तली में ऐसे ऐसे करके बैठ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर को अलग हो गया। अब नेक्स्ट है आपका बीकर बी। अब हम इस बीकर को ऑब्जर्व करेंगे, ये जो हरा हरा है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, हमने लोहा यानी कि आयरन डाला था और कॉपर सल्फेट डाला था। तो अब क्या हुआ, इसमें से भी जो कॉपर है, कॉपर जो है वो अलग हो गया है। तो अब इसका भी जो रिएक्शन है वो हम साइंटिफिक तरीके से इस तरीके से पढ़ेंगे कि कॉपर सल्फेट डाला हमने और लोहा डाला यानी कि आयरन डाला, तो आयरन सल्फेट बन गया। ये जो आयरन है ना ये सल्फेट के साथ मिक्स हो गया है और जो कॉपर है वो फिर से तली में नीचे बैठ गया है, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया। तो अब हम इससे क्या पता लगाते हैं, देखो यहां पर हमने देखा कि बीकर CDE में कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अभिक्रियाशील का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव, यानी कि यहाँ देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, इसको ढंग से समझना। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव जो धातु होती है ना, जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाती है किसी भी चीज पे, तो जो ज्यादा अभिक्रिया करती है धातु या ज्यादा रिएक्टिव धातु जो होती है, वो जो कम अभिक्रियाशील धातु होती है उसको साइड हटा देती है और खुद रिएक्शन कर जाती है, ठीक है। जैसे कि इस केस में हमने देखा कि जो जिंक है वो ज्यादा क्रियाशील है,
और उसने सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना लिया यहाँ पर और कॉपर को साइड कर दिया। तो कॉपर मतलब कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर देखो आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो आयरन ने आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को यहाँ पे भी साइड कर दिया। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव धातु जो है वो कम रिएक्शन करने वाली धातु को साइड हटा देती है और खुद रिएक्शन करके बैठ जाती है। इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पे देखो एक सीरीज दे रखी है कि जिंक लोहे से ज्यादा ताकतवर है, मतलब जिंक जो है वो लोहे से ज्यादा रिएक्शन करती है, और फिर लोहा रिएक्शन करता है, और सबसे कम कौन करता है, वो कॉपर रिएक्शन करता है। इसलिए कॉपर हमेशा साइड में हट गया, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे साइड में हट गया, बिल्कुल वैसे ही। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर देखो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि अभिक्रियाशील है जिंक सबसे ज्यादा। फिर सेकंड नंबर पे लोहा है, और जो बिल्कुल बहुत कम अभिक्रिया करता है वो कॉपर है। इसीलिए कॉपर को दोनों ही धातुओं ने साइड कर दिया कि भाई ये कॉपर तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता, इसको साइड हटाओ, हम सल्फेट से मिल जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है जिंक, फिर उसके बाद है लोहा, और उसके बाद है सबसे कम जो है वो कॉपर है, ठीक है, वो तांबा, ठीक है। कॉपर को तांबा बोलते हैं हिंदी में। अब देखो यहाँ पे कॉपर, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, कॉपर विलयन और कॉपर के का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर देखो ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे ये भूरा कलर का पाउडर होता है, ठीक है। तो ये इसका जो है भूरा कलर होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर कि ये कॉपर का रंग जो होता है वो भूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। कॉपर जो है वो जिंक को क्यों नहीं हटा पाता और खुद हट जाता है। जिंक ने सल्फेट बना लिया और फिर कॉपर को साइड कर दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव यानी कि कम क्रियाशील धातु है, ठीक है, और जो जिंक है वो ज्यादा क्रियाशील धातु है। तो आप लिखोगे यहाँ पर जिंक जो है, एक मिनट, इसको ऐसे लिखोगे, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। जिंक जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है कॉपर से, इसलिए ये है जो ये क्वेश्चन का आंसर ये सेकंड वाला है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप ये वाला पूरा उतारेंगे। इसमें Zn का मतलब होता है जिंक, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, जिंक ऐसे, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद लोहा, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां नीचे लिख रही हूं मैं कॉपर। कॉपर का ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले जिंक सबसे बड़ा है, फिर लोहा उससे छोटा है, फिर सबसे छोटा कॉपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये जो है ये साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये भी आपको सीखनी है, नहीं तो फिर 9th क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सारे ये जो जितने भी है ना कॉपर सल्फेट और ये सब आपको सीखने होंगे। साइंटिफिक लैंग्वेज तो बहुत जरूरी है रसायन विज्ञान में, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये मैंने थर्ड का आंसर बताया था, ये वाला ये थर्ड का आंसर है आपका, ठीक है। अच्छा, ये है फोर्थ क्वेश्चन। देखो क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दे। तो लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रख देते हैं तो ये होता है कि ये बना लेता है आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर देखो ये वाला आएगा पूरा, ये आपको ये लिखना है, पूरा का पूरा उतार लेना, ठीक है। आपको ये दोनों लाइनें उतारनी होंगी फोर्थ वाले क्वेश्चन में, ये ब्लैक कलर वाली और ये फिर रेड कलर वाली, ये दोनों लाइनें जो है ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है
कि ये कॉपर सल्फेट को के विलयन में अगर हम लोहे की कील डालते हैं तो वो लोहा सल्फेट बन जाता है, यानी कि हमारा Fe आयरन सल्फेट बन गया, FeSO4 बन गया और कॉपर को इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पे ऊपर जो जिंक वाली अभिक्रिया दे रखी है ना, तो उसके यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है। तो यहाँ पर देखो जिंक के साथ रिएक्शन करने पर क्या बन गया, कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बना। अब इसको नीचे फिल करके देखेंगे हम लोग। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। जिंक प्लस, अब देखो जिंक ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर CuSO4 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम भरेंगे ये CuSO4। तो मैं यहाँ पे से डायरेक्ट इसको आप लिखोगे यहाँ पर, यहाँ। ठीक है, CuSO4, देखो जिंक प्लस CuSO4 और फिर ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट और कॉपर। यानी कि ये जो है ना, ये पूरा उतार रखा है इन्होंने, ये पूरा उतार रखा है, लेकिन ये चीज नहीं उतारी हुई, तो ये आपको ब्लैंक में फिल करनी है। तो इसको आप उतार लेना, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन भी हो गया, तो इसको आप देख लेना। और बाकी मास्क पहनो और कोरोना से बचे रहो, ये सरकार की तरफ से मैसेज था। तो अब आज की कंप्लीट हो गई आपकी वर्कशीट, इसको देख लेना, समझ लेना, और बस इतना ही बोलना था। थैंक यू।